गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल के चंद्रा बाय कारू कुमार। दोस्तों आज मैं क्लास 12th का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो NCERT चैप्टर नंबर 2 का है। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो छात्र 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो दोस्तों इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है अजातशत्रु, ब पुष्यमित्र संघ, स अशोक और द समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा उसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवक वैद्य किस वंश के काल में आया था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में आया था? अ मौर्य काल, ब गुप्त काल, स हर्यक वंश और द कुशाल वंश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर स होगा, हर्यक वंश। जीवन वैद्य जो वो हर्यक वंश के काल में आया था। अब अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन पहला में है अ अशोक, ब कनिष्क, स समुद्रदामन, द समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा समुद्रगुप्त। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था किसने? समुद्रगुप्त ने। अब अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने किस नदी के संगम पर की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते पहले ऑप्शन। ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है गंगा, ब सोन, स पुनपुन, द इन सभी के संगम पर। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इन सभी के संगम पर करवाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप को सर्वप्रथम ह्यूनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही होगा, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। अ अशोक, ब सिकंदरगुप्त, स समुद्रगुप्त और द नेपोलियन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब सिकंदरगुप्त। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 6, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन नंबर अ हिटलर, ब नेपोलियन, स बिस्मार्क, द मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर द में दिया गया है मुसोलिनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
आंसर नंबर ब, नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। दोस्तों इस पर एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। यूरोप का इसका सही आंसर जो हो जाएगा नेपोलियन, ऑप्शन नंबर ब। अब अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों किस अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन में दिया गया है अ, अशोक, ब, समुद्र गुप्त और स, प्रभावती गुप्त, द, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर स होगा, प्रभावती गुप्त के काल में। किसके काल में? प्रभावती गुप्त के काल में। भूमि दान का उल्लेख किसके काल में मिलता है? तो याद रखिएगा, प्रभावती गुप्त के काल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है मौर्य काल, ब, सत्यवाहन काल, स, सिंह काल, द, गुप्त काल। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, सत्यवाहन काल। सत्यवाहन काल में ही भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम जो अभिलेख मिला था वो सत्यवाहन काल में ही मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है एरन सागर, गुर्जरा, दतिया, मस्की, द, जूनागढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा एरन सागर में। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साथ क्षय वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? तो वो एरन सागर में मिला था। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, 510 ना देकर ऐसे भी आ सकता है, सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? तो वो भी होगा यही, ऑप्शन नंबर अ ही होगा, एरन सागर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर में है प्रथम, ब, 5वें, स, 10वें तथा द, 73वें। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि अशोक के 73वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में पता चला था कि। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का संलग्न प्रयास किया है? किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है विसेंट सिम्थ, ब, जेम्स प्रिंस, स, काशी प्रसाद जयसवाल, द, देवदत्त रामकृष्ण भंडार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कृष्ण भंडार ने, देवदत्त कृष्ण भंडार ने किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल का निम्नलिखित में से
कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल का निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चैत्य, ब स्तूप, स गुहा स्तूकाल, द स्तंभ। तो दोस्तों मौर्य काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है वो है ऑप्शन नंबर द स्तंभ। ऑप्शन नंबर द मौर्य काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है जो वह है स्तंभ। अब अगला क्वेश्चन है इंडिका की रचना किसने की? ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 2014 और 18, 15 और 17 4 साल पूछे जा चुके क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस हम जिस तरह बताते हैं बस फॉलो करते रहिए। इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? अ कौटिल्य, ब मेगस्थनीज, स अल्ब्रिनी, द इंतिसंग। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। इंडिका की लेखक रचना किसने की? मेगस्थनीज, या ऐसे भी आ सकता है इंडिका की लेखक कौन है, तो वो भी हो जाएगा मेगस्थनीज ही। अब क्वेश्चन नंबर 14। प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशक्ति की रचना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2010, 13 और 15, 16 ये भी 4 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की? इसका पहला ऑप्शन है कालिदास, ब बाणभट्ट, स हरिसेन, द पतंजलि। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स हरिसेन। हरिसेन। प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की? हरिसेन। अब अगला क्वेश्चन है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? ऑप्शन नंबर अ वेनसोंग, ब फरियान, स इतिसोंग, द वेंगसोंग। तो दोस्तों गुप्तों के काल में जो चीनी यात्री आया था वो था फाहियान। ऑप्शन नंबर व। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो वो था फाहियान, जो था वो आया था गुप्तों के काल में। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो देखिए हर क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन है जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है मौर्य काल, ब गुप्त काल, स मुगल काल, द त्रिकाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय इतिहास के में स्वर्ण काल के नाम से जो जाना जाता है वह गुप्त काल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर ब गुप्त काल को जाना जाता है स्वर्ण काल के नाम से। अब अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था दोस्तों वो किस वंश का शासक था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर अ नंद वंश,
ब मौर्य वंश, स शैव्य वंश, द पाल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब मौर्य वंश। अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था, और चंद्रगुप्त जो था दोस्तों वो मौर्य वंश का संस्थापक था। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौटिल्य की कृति है। तो दोस्तों कौटिल्य की जो कृति है वो क्या है? अ मेघदूत, अर्थशास्त्र, स मालवी कानिगमित्र, द ऋतु संहार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब अर्थशास्त्र। मेघस्थ खनिज की कृति क्या है? वो है अर्थशास्त्र। अब अगला क्वेश्चन है मेघस्थ खनिज भारत में किसके दरबार में आया था? मेघस्थ खनिज जो है वो भारत में किस शासक के दरबार में आया था? तो ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ब बिंदुसार, श अशोक, द पुष्य मित्र युग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में मेघस्थ खनिज भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेघस्थ खनिज भारत आया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग शक्ति से, वंश खेड़ा अभिलेख से, द एदौल अभिलेख से। दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब होगा प्रयाग प्रशक्ति से। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? प्रयाग परिशक्ति से। ऑप्शन नंबर ब प्रयाग प्रशक्ति। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर अ बिंदुसार, ब उदयनी, स अजातशत्रु, द चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों पाटलिपुत्रा की जो स्थापना थी वो किए थे उदयनी ने। ऑप्शन नंबर ब। और गुप्त वंश की स्थापना किसने किए थे? तो वो पाटलिपुत्रा को जो राजधानी बनाए थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों जो स्थापना किए थे वो उदयनी ने किए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? जो नवरत्न थे वो किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर अ अशोक, ब कनिष्क, स समुद्रगुप्त, द चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर अ कालिदास, वानभट्ट, ब बाणभट्ट, स अश्वघोष, द कौटिल्य। तो दोस्तों अभिज्ञान कौटिल्य जो हो वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कालिदास हैं जो वो जानकर रामायण का लेखक है वान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। ऑप्शन नंबर अ।
प्रयाग प्रशक्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? प्रयाग प्रशक्ति का जो संबंध था वह किस गुप्त शासक से था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A में दिया गया है चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, सिकंदरगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशक्ति से में किसका संबंध है? समुद्रगुप्त का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्राचीन भारत में अभिलेखी की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो दोस्तों जैसे कि अभिलेख, जितना भी अभिलेख है वो किसके द्वारा लिखा गया है? प्रथम अशोक के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ अशोक, तो अ में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, द में दिया गया है समुद्रगुप्त, और देखिए ऑप्शन नंबर ब में दिया गया है अशोक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अशोक। अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो वो थे अशोक। अभिलेख से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों तो हमेशा अशोक को ध्यान रखें, क्योंकि अभिलेख जो है अधिकतर अभिलेख अशोक के द्वारा ही लिखा गया है इस चैप्टर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर अ को देखिए, अशोक लिखा गया है, ब में समुद्रगुप्त दिया हुआ है, और स में चंद्रगुप्त दिया हुआ है, और द में बिंदुसार दिया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर अ होगा, अशोक। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को। अब देखिए ऑप्शन नंबर 27, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेघस्थ कनिष्क का इतिहास प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों मैं ऐसा कथन वाला क्वेश्चन रियली केस में नहीं ही पूछता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो 27 और 28 को छोड़ देते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? जो मौर्य काल था उसमें टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन नंबर अ कोषाध्यक्ष, मुद्राक्षय, पंड्याध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द होगा। मौर्य काल का टकसाल का प्रधान था वो था लक्षणा अध्यक्ष था। कौन था? लक्षणा अध्यक्ष। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पतंजलि के महाभाष्य से किनकी जानकारी मिलती है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पतंजलि के महाभाष्य से किनकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर अ मौर्य काल की, ब गुप्त काल की, स कुषाण काल की, और द इनमें से सभी की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ मौर्य काल की। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को जो है वो किसने नियुक्त किया? तो अ में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, ब अशोक, स कनिष्क, द बिंदुसार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब अशोक। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। अब
ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? दोस्तों पहले जान लीजिए अर्थशास्त्र और इंडिका के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र और इंडिका के जो लेखक है वो है मेघस्थ खनिज। मेघस्थ खनिज है दोस्तों। अर्थशास्त्र और इंडिका के लेखक कौन है? मेघस्थ खनिज। तो मेघस्थ खनिज जो थे वो किन के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो मौर्य काल के ही शासक थे। तो इस अर्थशास्त्र इंडिका से उसी के बारे में लिखा जाएगा जिनके दरबार में वो रहते थे, उन्हीं के बारे में लिखे थे। तो वो मौर्य काल के बारे में लिखे थे। किनके? अर्थशास्त्र इंडिका से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल से। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अर्थशास्त्र इंडिका की लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो वो उसका सही आंसर, उसका जो लेखक है अर्थशास्त्र और इंडिका के वो है मेघस्थ खनिज। कौन है? मेघस्थ खनिज। ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर था वह उस मंदिर को किस राजवंश ने निर्मित किया था? ऑप्शन नंबर अ चोल वंश ने, व पल्लव वंश ने, स चालुक्य वंश ने, द राजपूत ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। एलोरा में कैलाश मंदिर को किस राजवंश ने निर्मित किया है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर अ चोल, ब पल्लव, स चालुक्य, द राजपूत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द राजपूत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है मगध, ब अवंती, स कौशल, द गंगाधर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो है 34 नंबर क्वेश्चन मगध। 34 का आंसर मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो वो है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए ये बिहार बोर्ड में 3 साल पूछ चुका हुआ क्वेश्चन है। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना और नोट्स बना ही लेना। चलिए देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में दिया गया 16, ब में 18, स में 20 और द में 19। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेघस्थ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पीछे हम बताए थे अर्थशास्त्र और इंडिका के लेखक जो चंद्रगुप्त वाला में दिया हुआ था मौर्य काल में वो कौन लिखे थे इसके बारे में बताए थे। तो अब इस उम्मीद है कि इसका ऑप्शन आप लगा ही लेंगे, फिर भी हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर अ में दिया गया वाल्मीकि, ब मनु, स में दिया गया कौटिल्य चाणक्य, द में वेद व्यास। तो दोस्तों अर्थशास्त्र और लेखक कौन है? कौटिल्य चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे कौन? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर स कौटिल्य चाणक्य।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वाणिज्य को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वाणिज्य जो था उसको सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वाणिज्य को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर अ को देखिए लिखा गया है गण संघ, और ब में गणतंत्र, स में राजतंत्र, और द में इनमें से सभी। तो दोस्तों वाणिज्य को सामाजिक ग्रंथों में जो कहा गया वो गणतंत्र कहा गया है। क्या कहा गया? गणतंत्र। तो देखिए गणतंत्र किस ऑप्शन में लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर ब को देखिए, गणतंत्र ब में लिखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बनतंत्र। क्या होगा? गणतंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो दोस्तों जनपद होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर अ, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ब जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, स में दिया गया है अ और ब दोनों, द में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद शब्द का अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 5 चिन्ह वाले सिक्के, जो 5 चिन्ह वाले सिक्के होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? अ सोने के, ब चांदी के, स तांबे के, द और ब और स दोनों। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम बार बार बता रहे हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, तो इसे अच्छी तरह याद कर ही ले। तो चलिए अब इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर द होगा। जो 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं वो तांबे, पांच चिन्ह वाले जो सिक्के होते हैं वो बने होते हैं चांदी और तांबे के। किस चीज के बने होते हैं? चांदी और तांबे के। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, चांदी और तांबे के, ब और स दोनों इसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन तो ऊपर भी करवा चुके हैं, फिर भी चलिए बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है मुंडक द्वारा, बिंदुसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा, अजातशत्रु द्वारा। तो दोस्तों इसका पहले खुद से अपना आंसर लगा लें। चलिए अब आपका समय खत्म हुआ। अब ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर होगा उदयभद्र द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयभद्र। दोस्तों उदयभद्र जो है वो उदयनी का ही नाम है, उदयभद्र उन्हीं को कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है पाकिस्तान, ब बांग्लादेश, स भारत, द वर्मा। तो दोस्तों तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो पाकिस्तान में, कहाँ है? पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। फरहान किसके शासन काल में भारत आए थे?
जो फरयान थे वो किसके शासक काल में भारत आए थे? ऑप्शन नंबर अ समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त और सिकंदर गुप्त। तो दोस्तों 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। फरयान के शासक काल में कौन भारत आए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है दोस्तों वो किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर अ अशोक को, ब समुद्रगुप्त को, स अकबर को, द चंद्रगुप्त मौर्य को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब होगा, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 44। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? 1800 सॉरी ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है 48 ईस्वी में, ब 78 ईस्वी में, स 88 ईस्वी में, द 98 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो कनिष्क का जो राज्यद्रोहण हुआ था वह हुआ था 78 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 44 के ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो कौन था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर में दिया गया है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, द महेंद्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब मेघस्थ खनिज कौन था दोस्तों? मेघस्थ खनिज कौन था? अ में दिया गया यात्री था, ब में दिया गया व्यापार, स में दिया गया राजदूत, द में दिया गया है गुलाम। तो दोस्तों मेघस्थ खनिज जो था वो एक राजदूत था। कौन था? मेघस्थ खनिज जो था राजदूत था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। राजदूत। धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है कि धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक और कनिष्क। तो दोस्तों धर्म के बारे में हम ऊपर भी बता चुके हैं। तो चलिए चलिए 2 सेकंड का समय देते हैं, इसे खुद से मार लीजिए। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अशोक। धर्म का शुरुआत अशोक ने ही किया था। अब आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो तृतीय शासक था वो कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर में दिया गया अशोक, ब बिंदुसार, स चंद्रगुप्त मौर्य, द महेंद्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। मौर्य काल का जो द्वितीय शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर अ अशोक जो था। तृतीय शासक कौन था? अशोक। तो हम आपसे विदा चाहते हैं दोस्तों। अब अगर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे सभी अच्छी तरह से देख ही लेंगे। और अगर जो हमारे चैनल अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।